जादुई सोने चांदी के लहंगे। एक समय की बात है, पिंकी और आदि नाम के दो भाई बहन अपने माता पिता के साथ रहा करते थे। पिंकी 10 बरस की थी और आदि 6 बरस का। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। वो दोनों हमेशा प्यार से रहा करते थे और कभी झगड़ा नहीं करते थे और इसी तरह उनका परिवार हंसी खुशी जी रहा था। परंतु एक दिन जब उनके माता पिता काम के सिलसिले में बाहर जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद पिंकी और आदि के चाचा वरुण और चाची मिताली उनके माता पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। जिसके बाद उसके चाचा वरुण उन्हें अपने घर लाने के लिए गाड़ी में बिठाने लगते हैं। तभी मिताली कहती है, अरे आप इन्हें घर ले जाने के लिए गाड़ी में क्यों बैठा रहे हैं? देखो मैं पहले ही बता देती हूँ, मुझे ये सब झंझट नहीं चाहिए। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हें क्या लगता है इन्हें मैं फ्री फोकट में अपने घर पे खिलाने के लिए लेके जा रहा हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम नहीं जानती, इन दोनों के माँ बाप की पूरी प्रॉपर्टी इन दोनों के नाम पर है और अगर हमें ये प्रॉपर्टी चाहिए तो इन दोनों को हमारे पास होना जरूरी है। क्या बात है, आप तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकले। आपने तो सीधा नो बॉल पे सिक्सर मार दिया। सच में कमाल ही कर दिया। पर फिर भी ये दोनों रहेंगे तो हमारे घर में ही और मुझे इन दोनों का काम भी करना पड़ेगा। अरे किसने कहा तुमसे इनका काम करने के लिए? बल्कि तुम इनसे पूरे घर का काम करवाना और जैसे मर्जी ने रखना। अब ये हुई ना बात। इसके बाद वो लोग पिंकी और आदि को लेकर घर आ जाते हैं। पिंकी और आदि एक ही जगह पर काफी देर तक बैठे थे। तभी आदि कहता है, दीदी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। तो रुक, मैं अभी चाची से बोलती हूँ, वो हम दोनों के लिए खाना लगा देंगी। इसके बाद पिंकी मिताली के पास जाती है और कहती है, चाची मुझे और आदि को बहुत तेज भूख लगी है। कल जो भी हुआ उसके बाद से हमने कुछ भी नहीं खाया है। प्लीज हमारे लिए खाना लगा दीजिए। मुझे क्या अपने बाप का नौकर समझा है तूने जो तेरे लिए खाना लगाऊं? और हाँ, यहाँ तुम दोनों कोई मेहमान बनकर नहीं आए हो, इसलिए खुद का काम खुद ही करना पड़ेगा। अब रसोई में जा और जाकर कुछ खाना बना। चाची जी मुझे खाना बनाना नहीं आता है। नहीं आता है तो बनाना सीख। ये रहा फोन, इसमें हर चीज की रेसिपी है। अब से मैं तुझे जो भी काम बोलूंगी वो तुझे करना पड़ेगा, तभी तुम दोनों को इस घर में खाना मिलेगा। ऐसा कहकर मिताली उन दोनों को काम पर लगा देती है। सारा काम करने के बाद पिंकी आदि के लिए कुछ खाना बनाने लगती है। तभी वहाँ पर मिताली का बिगड़ैल बेटा रोहन आ जाता है। रोहन भी अपने माँ बाप की तरह ही बहुत ही चालाक और घमंडी लड़का था। ए लड़की, जल्दी से मेरे लिए पास्ता बना दे, मेरा पास्ता खाने का बहुत मन कर रहा है। आदि को बहुत तेज भूख लगी है, मैं बस उसके लिए खाना बना लूं, उसके बाद तुम्हारे लिए भी पास्ता बना दूंगी। ये घर मेरा है, इसलिए पहले मेरे लिए खाना बनेगा और फिर किसी और के लिए, समझी? और अगर ऐसा नहीं किया तो मम्मी पापा से कहकर तुम दोनों को घर से बाहर निकलवा दूंगा। रोहन की ये बात सुनकर पिंकी डर जाती है और रोहन के लिए उसके कहे अनुसार पास्ता बनाने लग जाती है। इसी तरह दोनों भाई बहन को अपने चाचा चाची और चचेरे भाई का अत्याचार सहना पड़ रहा था। वो तीनों उन दोनों से बहुत ज्यादा काम करवाते थे और इतना काम कराने के बाद भी बहुत कम बार ही दोनों को खाना देते थे, जिस वजह से दोनों बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। दीदी आज 2 दिन हो गए, पेट में खाने का एक दाना भी नहीं गया है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है दीदी। मैं तुझे ऐसा भूखा नहीं देख सकती, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए कुछ न कुछ लेकर ही आऊंगी। ऐसा कहकर पिंकी रात के अंधेरे में छुपकर रसोई में जाती है और वहाँ पर रखी एक खाने से भरी प्लेट को अपने कमरे में लाने लगती है। तभी रोहन सारी लाइट ऑन कर देता है और अपनी मम्मी को जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, मॉम जल्दी इधर आओ, देखो ये लड़की चोरी कर रही है। चोर? कहाँ है चोर? जल्दी बता कहाँ है चोर? आपके सामने ही खड़ी है और ये खाना चुरा रही थी। तेरी इतनी हिम्मत! तुझे कहा था ना बिना मुझसे पूछे किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, उसके बावजूद भी तूने ये खाना चुराने की जरूरत की। चाची जी आदि को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए मैं नीचे खाना लेने आई। चाची जी आपने कहा था घर में बिल्कुल भी खाना नहीं है, पर यहाँ तो इतना सारा खाना रखा है,
इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा खाना आदि के लिए ले जाऊं। आजकल तू बहुत सोचने लग गई है, तेरी सोच पर लगाम कसनी पड़ेगी मुझे। ऐसा कहकर मिताली पिंकी को 2-3 थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद पिंकी रोते हुए अपने भाई के पास चली जाती है। आई एम सॉरी दीदी, मेरी वजह से आपको मार खानी पड़ी। दीदी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है, सच कह रहा हूँ, मेरी सारी भूख खत्म हो गई है। अपनी भाई की ये बात सुनकर पिंकी और उदास हो जाती है। दिन ऐसे ही बीत रहे होते हैं। तभी एक दिन वरुण अपने हाथ में एक पेपर लेकर आता है और खुशी से झूम रहा होता है। क्या हो गया जी, आज तो आप बड़े खुश लग रहे हैं। अरे वजह ही ऐसी है, आज तो मन कर रहा है कि तुम्हें गोद में उठाकर पूरे शहर में घुमा लाऊं। अगर आप ऐसी बात कह रहे हैं तो जरूर कोई बढ़िया सी गुड न्यूज लेकर आए हैं। जल्दी बताइए क्या बात है। अरे इतने दिन से मैं जिस चीज के लिए इधर से उधर चक्कर काट रहा था, वो अब हमारी हो चुकी है। देखिए, ना तो मुझे जलेबी पसंद है और ना ही जलेबी जैसी गोल गोल बातें, इसलिए जो बात है साफ साफ बताइए। ऐसा है तो साफ साफ सुनो, भैया और भाभी की जिस प्रॉपर्टी के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे, वो आखिरकार हमारी हो गई है। उस पर अब कानूनी रूप से हमारा हक है। सच? आप सच कह रहे हैं? अरे इस बात में मैं मजाक थोड़ी करूँगा। अब तुम चाहो तो पिंकी और आदि दोनों को ही इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल सकती हो। अब हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी उन दोनों ने बहुत दिमाग खराब कर रखा था। इसके बाद मिताली पिंकी और आदि को नीचे बुलाती है और कहती है, तुम दोनों ने बहुत दिनों से मेरी जिंदगी दुश्वार कर रखी थी। अब अपना अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। क्या हो गया चाची जी, हमने कोई गलती कर दी क्या? अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अरे गलती तो हमारी थी जो तुम दोनों को इस घर में लेकर आए। जल्दी से यहाँ से निकलो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद पिंकी आदि को लेकर वहाँ से निकल जाती है। पिंकी और आदि काफी दूर तक चलते रहते हैं। वो खाने और छत की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं। तभी आदि कहता है, दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं खाया तो मैं अभी यहीं गिर जाऊंगा। ऐसा नहीं कहते भाई, तो चिंता मत कर, मैं कुछ न कुछ ढूंढ कर लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर पिंकी इधर उधर देखने लगती है, परंतु उसे कुछ कहीं दिखाई नहीं देता। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो उसका भाई जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। ये देखकर पिंकी काफी डर जाती है। आदि, आदि आंखें खोल, खोल आंखें आदि, तुझे क्या हो गया है? आदि मुझे डर लग रहा है, प्लीज आंखें खोल। पिंकी ऐसा बोलती रहती है, परंतु आदि होश में नहीं आता। आदि को इस हालत में देखकर पिंकी काफी घबरा जाती है और मदद के लिए इधर उधर भटकने लगती है। तभी एक बूढ़ी औरत पिंकी के पास आती है और कहती है, तुम्हारे भाई की हालत तो बहुत ही खराब लग रही है, कृपया करके हमारी मदद कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे भाई की मदद कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को पूरे तरीके से ठीक कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। अगर ऐसा है तो सुनो, यहाँ से कुछ ही दूरी पर सोनपुर नाम का एक जंगल है और उस जंगल में कई तरह के खतरनाक और जंगली जानवर रहते हैं। तुम्हें उनसे बचकर नदी के पास वाली गुफा में जाना है। वहाँ 2 जादुई सोने और चांदी के लहंगे होंगे। उनमें से सोने का लहंगा मेरा है। तुम्हें उसे वहाँ से यहाँ मेरे पास लाना है। अगर तुम सारे खतरों से बच के वो जादुई सोने का लहंगा मेरे पास ले आई तो मैं तुम्हारे भाई को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसा कहकर पिंकी उस जंगल के लिए निकल पड़ती है। पिंकी जंगल के अंदर जाती है, परंतु उसे वहाँ कोई जंगली जानवर नहीं मिलता और वो सीधे उस नदी के पास वाली गुफा में पहुँच जाती है, जहाँ उसे 2 सोने और चांदी के लहंगे दिखाई देते हैं। पिंकी जैसे ही उन लहंगों के पास पहुँचती है, चांदी वाले लहंगे में से आवाज आती है,
अगर तुम धन दौलत और शानो शौकत चाहती हो तो मेरा चुनाव करो। मैं वही लहंगा हूँ जो उस बूढ़ी औरत ने तुम्हें लाने को कहा है। तुम मुझे उस बूढ़ी औरत के पास ले चलो, परंतु मैं इसके बदले तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। मुझे इस वक्त केवल अपने भाई की जान प्यारी है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहकर पिंकी सोने का लहंगा अपने साथ लेकर उस बूढ़ी औरत के पास आ जाती है। ये लीजिए आपके सोने का लहंगा, अब मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। इसके बाद वो बूढ़ी औरत उस सोने के लहंगे को पहनती है और एक परी में बदल जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी। किसी श्राप के कारण मेरी ये हालत हो गई थी और केवल ये सोने का लहंगा ही मेरी इस हालत को ठीक कर सकता था, परंतु उस जंगल में मेरा जाना वंचित है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकती थी। पर आज तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, अब मेरी बारी है। ऐसा कहकर वो परी अपनी जादुई छड़ी से आदि को बिल्कुल ठीक कर देती है। आदि मेरे भाई, तू ठीक है ना? हाँ दीदी, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों तो अच्छे घर के लगते हो, फिर तुम दोनों ऐसे सड़कों पर क्यों भटक रहे हो? इसके बाद पिंकी परी को सारी कहानी बताती है। ये सुनकर परी को पिंकी के चाचा चाची पर बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारे चाचा और चाची तो बहुत ही दुष्ट हैं, उन्हें उनके किए की सजा मिलकर रहेगी, परंतु तुमने जो मेरी मदद की है, मैं तुम्हें उसका इनाम अभी देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर परी वहाँ पर चांदी का लहंगा प्रकट कर देती है और उसे पिंकी को देते हुए कहती है, पिंकी ये जादुई चांदी का लहंगा है, इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो तुरंत मिल जाएगा। इसके बाद दोनों भाई बहन को आशीर्वाद देकर परी वहाँ से सीधा उन दोनों के चाचा चाची के घर पहुँच जाती है और अपने जादू से मिताली, वरुण और रोहन तीनों को भिखारी बना देती है। इसके बाद वे तीनों सड़क पर भीख मांगने लगते हैं और उन्हें उनके किए की सजा मिल जाती है। यहाँ दूसरी ओर पिंकी और आदि चांदी की जादुई लहंगे से एक अच्छा सा घर मांगते हैं और उसी घर में हंसी खुशी से उस चांदी के लहंगे की मदद से जीने लगते हैं। किसी गांव में भोला नाम का एक बेवकूफ चोर रहता था। भोला बहुत ही बेवकूफ था। वो रोज रात को अपने साथ बहुत सारे औजार लेकर चोरी करने निकलता था, लेकिन वो सवेरे खाली हाथी घर लौटता था, क्योंकि वो गांव में ही चोरी करता फिरता था। हर कोई उसे पागल बनाकर घर भेज देता था। पूर्णिमा की रात थी, रात के 12 बजे थे। वो हर रोज की तरह औजार लेकर चोरी करने निकला। वो एक बहुत बड़े घर के सामने आया और घर के पिछवाड़े आकर घर की पिछली दीवार हथौड़े से तोड़ने लगा। हथौड़े चलने की आवाज की वजह से बेडरूम में सोए सेठ की आंख खुल जाती है और सेठ समझ जाता है कि भोला चोर उसके घर के पीछे है। लगता है फिर से भोला बेवकूफ मेरे घर के पीछे चोरी करने आया है। इससे पहले कि ये मेरे घर की दीवार तोड़ दे, मुझे उसको रोकना पड़ेगा। ऐसा सोचकर सेठ अपने घर के पीछे आता है। वो देखता है कि भोला हथौड़े से दीवार तोड़े जा रहा है। तभी सेठ बोला, क्यों रे भोला बेवकूफ, ये क्या कर रहा है? धीरे बोलो, मैं चोरी करने आया हूँ। मुझे दीवार तोड़कर घर में घुसना है और सामान लूटना है। अरे बेवकूफ, पूर्णिमा की रात में कोई चोरी करता है क्या? और रोज रोज अपने ही गांव में कौन चोरी करने निकलता है? मैं अलग टाइप का चोर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बाकी चोर डरपोक होते हैं, उनसे मेरी तुलना ना करो। मुझे मेरा काम करने दो और चुपचाप घर में जाकर सो जाओ। भोला की बात सुनकर सेठ सोचने लगा, अब ये मेरे जाल में फंस गया है। अब मैं एक चाल चलता हूँ। अब मैं बेडरूम में जाकर सो जाता हूँ, लेकिन मैं इसे चांद चुरा कर लाने को कहता हूँ। फिर देखता हूँ ये कैसे चोरी करता है। अच्छा ठीक है, मैं जाकर सो जाऊंगा। अगर तू कुछ भी कर सकता है और तू बाकी चोरों की तरह नहीं है, तो मैं तुझे एक काम देता हूँ। कौन सा काम? कैसा काम? बाकी चोर धन दौलत चुराते हैं, तू मुझे चांद की चोरी करके दिखा। भोला सेठ की बात सुनता है और चांद की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, मंजूर है। कल सुबह चांद मेरे हाथ में होगा। ऐसा कहकर भोला वहाँ से चला गया और सेठ खुश होकर घर में चला गया। भोला चांद की तरफ देखता हुआ चल रहा था कि चांद को कैसे चुराऊं। तभी वो मन ही मन कहता है, सब मुझे बेवकूफ कहते हैं, पर मैं बेवकूफ हूँ नहीं। चांद चुराकर जब मैं अपनी अकल का सबूत दूंगा,
तो सेठ की शक्ल देखने लायक होगी। तभी भोला की नजर एक पेड़ पर लटके हुए चमगादड़ पर पड़ती है। तभी वो मन ही मन कहता है, चमगादड़ों के पैर की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि उन्हें ट्रक से खींचा जाए तो भी नहीं छूटती। अब चांद की चोरी में चमगादड़ भी भागीदार होगी। ऐसा सोचकर भोला ने चमगादड़ को पेड़ से उतार लिया और अपने थैले में रख लिया। फिर भोला गांव में आया और एक ट्रक को चुराकर खाली मैदान में ले आया। फिर उसने अपने थैले में से उस चमगादड़ को निकाला और एक लंबी रस्सी ले ली। रस्सी का एक सिरा उसने चमगादड़ के गले में बांध दिया और दूसरा सिरा ट्रक में बांध दिया और चमगादड़ को चांद की तरफ फेंक दिया। देखते ही देखते चमगादड़ आसमान चीरते हुए ऊपर उड़ा। चमगादड़ के साथ साथ रस्सी भी उड़ने लगी। चमगादड़ उड़ता रहा और उड़ते उड़ते चांद पर जाकर उल्टा लटक गया और पकड़ बना ली। फिर क्या था, खुश होकर भोला ट्रक में बैठ गया और ट्रक चलाने लगा। ट्रक की ताकत से चमगादड़ के साथ साथ चांद भी खींचने लगा और देखते देखते चमगादड़ और चांद दोनों नीचे आ गए। भोला झट से ट्रक से उतरा और चांद को अपने हाथ में उठा लिया। चांद को देखकर भोला बहुत खुश हुआ और बोला, चांद चोर चमगादड़, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अब आप जा सकते हो। ऐसा कहकर भोला चमगादड़ के गले से रस्सी निकाल देता है और उसको आजाद कर देता है। दूसरे दिन भोला हाथ में चांद लिए सेठ के घर आ गया। भोला ने सेठ को चांद दिखाया। सेठ भी आश्चर्यचकित हो गया और मन ही मन बोला, लंगूर के हाथ में अंगूर सुना था, पर लंगूर के हाथ में चांद आज पहली बार देख रहा हूँ। वैसे इस चांद की जगह लंगूर के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। मैं इसे हथिया कर ही रहूँगा। अरे वाह वाह भोला, मैं तुम्हारी अकल और सूझबूझ की दाद देता हूँ। अब चोरी चकारी छोड़ो और एक म्यूजियम खोल लो। लोग चांद देखने आएंगे तो तुम्हारी अच्छी खासी कमाई होगी। फिर क्या था, भोला ने एक म्यूजियम खोल लिया और एक कांच की पेटी में चांद को रख दिया। दूर दूर से लोग चांद देखने आने लगे और भोला अच्छे खासे पैसे कमाने लग गया। लेकिन वो चांद ज्यादा दिन तक नहीं टिका। चांद प्रतिदिन छोटा होता चला गया और अमावस की रात में गायब हो गया। वो सब देखकर भोला बहुत उदास हो गया और दुखी मन से बोला, हे भगवान, इतनी मेहनत से चांद चुराया था और वो चांद गायब हो गया। मैं तो बर्बाद हो गया। भोला जोर जोर से रो रहा था। तभी सेठ वहाँ पर पहुँचा और बोला, बहुत बुरा हुआ भोला तुम्हारे साथ, तुम तो बर्बाद हो गए। अब क्या करोगे? आप ही बोलो, क्या करूं? सेठ के साथ एक आदमी भी था। तभी वो आदमी सेठ के कान में कहता है, सेठ जी, ये तो बेवकूफ है। अमावस का प्रभाव चल रहा है, इसलिए चांद गायब हो गया। जैसे ही अमावस का प्रभाव खत्म हो जाएगा, चांद वापस आ जाएगा। इसलिए इस म्यूजियम को आप खरीद लो, फायदे में रहोगे। सेठ को उस आदमी का आइडिया ठीक लगता है और वो भोला से कहता है, भोला, तुम ये म्यूजियम मुझे बेच दो, इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। हाँ ठीक है, आप खरीद लो। अब तो चांद भी चला गया, फिर मैं इसका क्या करूँगा? उसके बाद सेठ ने भोला को चंद पैसे देकर वो म्यूजियम खरीद लिया। भोला वहाँ से खुश होकर चला गया। कुछ दिन बीत गए, अमावस का प्रभाव खत्म हुआ और पूर्णिमा आने लगी। धीरे धीरे चांद फिर से वापस आ गया और लोग फिर से चांद देखने आने लगे। इस तरह से सेठ मोटी कमाई करने लगा और बेवकूफ भोला फिर से चोरी करने जाने लगा। सेठ ने उसको बेवकूफ बना दिया और भोला बेवकूफ बन गया। एक बार की बात है, किसी गांव में ज्योति और सुमन नाम की दो बहनें अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। कुछ समय पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। दोनों बहनों की जिम्मेदारी उनकी माँ कमला के ऊपर थी। कमला खेती करके अपनी दोनों बेटियों का पेट पालती थी। लेकिन एक दिन कमला की भी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। वो तुरंत बेहोश होकर गिर जाती है। जैसे ही दोनों बहनें अपनी माँ को बेहोश देखती हैं, तभी दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैसे तैसे दोनों बहनें मिलकर अपनी माँ को होश में लाती हैं। बेटी, अब नहीं लगता कि मैं बचूंगी। मेरा तुम्हारे पापा के पास जाने का समय आ गया है। बेटी, मेरे जाने के बाद तुमसे ये घर छिन जाएगा, इसलिए तुम अपने चाचा चाची के घर चले जाना। चाची थोड़ी गुस्सैल है, लेकिन कोई बात नहीं, चाचा अच्छे हैं।
तुम वहीं अपना गुजारा कर लेना। ऐसा कहकर कमला की मृत्यु हो जाती है। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जा रही हो। हमें विश्वास है आप जल्दी ठीक हो जाओगी। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ तो बोलो माँ, अपनी आंखें खोलो ना माँ। दोनों बहनें अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके आती हैं और घर आकर अपने कपड़े लेकर चाचा चाची के घर चली जाती हैं। दोनों बहनों को देखकर चाची रेखा बहुत आग बबूला हो जाती है और चाची दोनों बहनों को थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम दोनों मनहूसों की मेरे महल जैसे घर में पैर रखने की हिम्मत कैसे हुई? हमने तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। तुम जैसे गरीबों से हमें कोई रिश्तेदारी नहीं रखनी थी। निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ गई। चाची, आप दोनों के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं बचा है। हम अनाथ बहनें कहाँ जाएंगी? आप हमें अपने घर में पनाह दे दीजिए, हम उसी में गुजारा कर लेंगे। रेखा, इतनी भी कठोर दिल मत बनो। ये दोनों कहाँ जाएंगी? रेखा अपने पति की बात मान जाती है और दोनों बहनों को अपने घर में रख लेती है, लेकिन सिर्फ एक नौकरानी के रूप में। रेखा पूरा दिन दोनों बहनों से गधे की तरह काम करवाती थी और खाने में सड़ा हुआ खाना देती थी और पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े। इसी तरह दोनों बहनें अपनी चाची का अत्याचार सह रही थी। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें साथ बैठकर खाना खा रही थी। तभी सुमन ज्योति से कहती है, दीदी, खाने में से तो बदबू आ रही है। उन्होंने कहा था वो हमें हमारी नानी याद दिला देंगी। सही में ऐसा हो गया। दीदी, मेरा पढ़ने का भी बहुत मन करता है, लेकिन चाची कभी ऐसा नहीं होने देंगी। और आज तो उन्होंने हमसे बहुत सारा काम करवाया। मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। ज्योति और सुमन आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर रेखा आ जाती है। मैंने तुझसे अदरक वाली चाय मांगी थी, लेकिन तुम दोनों को तो फ्री का खाना मिल जाता है। बस 24 घंटे बैठी रहती हैं और गप्पे लड़ाती रहती हैं। चाची जी, माफ कर दीजिए, मेरे दिमाग से निकल गई। मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ऐसा कहकर ज्योति तुरंत ही रसोई में जाती है और फटाफट से चाय बनाकर रेखा के पास चली जाती है और बहुत हिम्मत करके अपनी चाची से सुमन की पढ़ाई के लिए बात करती है। चाची जी, मैं आपका कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। आपके अत्याचार सहने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है। मेरी बहन का किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। ऐसा सुनकर रेखा बहुत आग बबूला हो जाती है और चाय का कप ज्योति के ऊपर फेंक देती है, जिस वजह से ज्योति का हाथ जल जाता है। अत्याचारी रेखा जला हुआ हाथ पीछे मोड़ देती है और कहती है, आज तो तूने मेरे सामने ये बात बोल दी। अगर तूने मेरे सामने कभी दोबारा पढ़ाई की बात की तो तुम दोनों को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। मैंने तुम दोनों को अपने घर में रहने के लिए जगह दी है। महारानी की बहन को स्कूल जाना है। रोते रोते ज्योति अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और सुमन उसके लिए हल्दी का लेप लेकर आती है और कहती है, दीदी, मुझे माफ कर दो। चाची ने आपको मेरी वजह से ही मारा है। दीदी, ये हल्दी का लेप अपने हाथ पर लगा लो और मैं आज के बाद कभी भी स्कूल की बात नहीं करूंगी। ऐसा कहकर सुमन बहुत रोती है। थोड़ी ही देर में ज्योति अपने हाथ में हल्दी का लेप लगा लेती है और दोनों बहनें पानी पीकर सो जाती है, क्योंकि खाना सड़ा हुआ था। सुबह होते ही रेखा ज्योति को अपने पास बुलाती है। सुन करमजली, मेरी बहन आ रही है। उसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए घर को बिल्कुल चमका देना और अलग अलग पकवान भी बना देना और अपनी बहन को बोल देना पूरे गार्डन की सफाई कर दे। और अगर तुम दोनों बहनों से कोई भी गलती हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चल, अब लग जा काम पर। बेचारी ज्योति के हाथ में अभी भी छाले पड़े हुए थे। उसको बहुत जलन हो रही थी, लेकिन तब भी वो चाची को काम करने से मना नहीं कर सकती थी। उसे मजबूरी में काम करना पड़ता है। पहले वो पूरे घर की सफाई करती है, उसके बाद बहुत दर्द में रसोई में जाकर अलग अलग तरह के पकवान बनाती है और सुमन गार्डन की सफाई कर रही थी। ऐसे ही दोनों बहनें कामों में लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद रेखा की बहन आ जाती है और दोनों बहनों को ज्योति खाना दे जाती है। दोनों बहनें आराम से बैठकर खाना खा रही थी कि तभी रेखा की बहन की नजर सुमन और ज्योति पर जाती है।
और वो रेखा से कहती है, बहन, तूने इन दोनों नौकरानियों को घर में कैसे रखा हुआ है? इन दोनों के कपड़ों में से कितनी बदबू आ रही है। क्या ये खाना इन्हीं ने बनाया है? अरे यार, तू तो मेरे स्टेटस को अच्छे से जानती है कि मैं नौकरानी भी कैसी रखती हूँ। ऐसे गरीबों के हाथ का खाना मैं खाऊंगी? बिल्कुल नहीं। अरे बहन, तू परेशान क्यों होती है? तू मेरी सबसे अच्छी बहन है और तुझे मैं नाराज कैसे कर सकती हूँ? अगर तुम्हें ये दोनों नौकरानी पसंद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, अभी मेरे पति भी यहाँ पर नहीं है, मैं इन दोनों को अभी निकाल देती हूँ। सुनो तुम दोनों, अभी कभी यहाँ से निकल जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत आना। चाची, हम दोनों कहाँ जाएंगे? प्लीज ऐसा मत करो। चाची जी, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। चाची, आप जो बोलेंगी हम वो करेंगे, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। दोनों बहनें अपनी चाची के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन रेखा उनकी एक नहीं सुनती और उन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। धीरे धीरे करके रात हो जाती है। दोनों बहनें इधर से उधर भटक रही थी, लेकिन तभी उन्हें जाल में फंसा हुआ एक पंछी दिखाई देता है जो बहुत ही ज्यादा जख्मी था। दोनों बहनें तुरंत ही उस पंछी के पास जाती हैं और उसे जाल से निकालकर नदी से थोड़ा सा पानी लाकर पिला देती है और उसके जख्मों पर जड़ी बूटी लगा देती है। जैसे ही वो पंछी थोड़ा सा ठीक हो जाता है, वैसे ही वो एक परी में बदल जाता है। तुम दोनों बहनें बहुत अच्छी हो। यहाँ से बहुत लोग गुजरे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी। तुम बहुत अच्छी हो। वैसे तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्यों घूम रही हो? उसके बाद ज्योति परी को सारी बात बताती है। परी उनकी दुख भरी कहानी सुनकर कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें 3 जादुई नेकलेस की नदी के पास ले चलती हूँ। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है, फिर सुमन और ज्योति को लेकर 3 जादुई नेकलेस की नदी के पास ले आती है। दोनों बहनें वहां जाकर देखती हैं कि वहां पर एक नेकलेस की नदी में बहुत सारा सोना बह रहा है और दूसरी नेकलेस की नदी में बहुत सारे हीरे बह रहे हैं और तीसरी नेकलेस की नदी के ऊपर कुछ छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे। ज्योति और सुमन, देखो, ये हमारी जादुई 3 नेकलेस की नदियाँ। अगर तुम सोने के नेकलेस की नदी से नेकलेस लेकर पहनती हो तो तुम्हारे सामने सोने का भंडार लग जाएगा, और अगर तुम हीरे के नेकलेस वाली नदी से हीरे का नेकलेस लेकर पहनती हो तो तुम्हारे सामने हीरे का ढेर लग जाएगा, और अगर तुम तीसरी वाली नदी से नेकलेस लेकर पहनती हो तो ये सारे बच्चे चुड़ैल के कैद से आजाद हो जाएंगे और तुम्हें 20,000 रुपए मिलेंगे। अब तुम्हारे हाथ में है, तुम इन बच्चों की जान बचाओगी या फिर सोना हीरा लेकर जिंदगी भर ऐश करोगी। परी जी, हमारी माँ ने हमेशा हमें एक बात सिखाई है कि हमें मुसीबत में लोगों की मदद करनी चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। और ये बच्चे अपने परिवार से दूर हैं और हमें पता है परिवार से दूर रहने का कितना दुख होता है। इसलिए हम धन दौलत का लालच ना करके तीसरी नदी से नेकलेस लेकर पहनना चाहते हैं और 20,000 रुपए लेकर कोई अपना काम शुरू करना चाहते हैं, जिससे हम मेहनत के पैसे कमा सकें और 2 वक्त की रोटी खा सकें। तुम दोनों ने धन दौलत का लालच नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें सोने और हीरे के नेकलेस देती हूँ। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम परीक्षा में पास हो गई। उसके बाद परी दोनों बहनों को सोने और हीरे के नेकलेस दे देती है, जिसकी मदद से दोनों बहनों के पास खूब सारे धन दौलत आ जाती है। दोनों बहनें एक महारानी वाली जिंदगी व्यतीत कर रही थी। अब तो सुमन बहुत बड़े स्कूल में पढ़ने भी जाने लगी थी। अब उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रही थी। लेकिन जब ये बात रेखा को पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाती है और हमेशा उन दोनों के घर के आसपास नजर रखने लगी। और एक दिन जब दोनों बहनें जादुई नेकलेस के बारे में बात कर रही थी तो वो सब कुछ सुन लेती है। उसे पता चल जाता है कि काली पहाड़ी के पीछे परियों की जादुई 3 नेकलेस की नदी है, तो वो तुरंत ही अपनी बहन को लेकर वहां पहुंच जाती है। दोनों बहनें बहुत लालची थी, इसलिए वो सोने और हीरे की नदी चुनती है। परी उनका लालच देखकर उनको सोने की नदी में फेंक देती है और दोनों डूब के मर जाती हैं। इस तरह उन दोनों को अपने लालच की सजा मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ
सुमन और ज्योति को भी उनकी ईमानदारी का फल मिल चुका था, जिससे वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी रही थी।